सब कुछ कर दिया, बच्चे गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। Good evening, sir. बच्चे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. बच्चों Good evening, sir. दीपावली मनाने की तैयारियां चल रही है सबकी? पटाखे वटाखे गए? नहीं सर, पटाखे नहीं चलाते? जलाते हैं बट इस बार अभी तक नहीं लाए हैं। अच्छा, चलाते हैं बच्चे ही हो? बच्चे बोले सर बड़े बड़े लोग भी तो चलाते हैं पटाखे। दिवाली है, सारे लोग जलाते हैं वैसे पटाखे। चलाते हैं हाँ, जिनके अंदर भी बच्चा छुपा हुआ है ना, बड़े ही है तो क्या हुआ, साइज में बड़े तो क्या हुआ, यदि बच्चा छुपा हुआ है तो पटाखे चलाएंगे। कुछ बच्चे बड़े हो गए, देखो रजनी बड़ी हो गई है, बोलते पोल्यूशन होता है। सब लोग अपने अपने बहाने ढूंढ लेते हैं, जिनको पटाखे चलाने हैं तो चलाने के बहाने, नहीं चलाने तो नहीं चलाने के बहाने। करना वही है जो मन करेगा। थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं पटाखे जला के। तो क्या थोड़ा सा एंजॉय कर लो, कैसे भी। प्रियंका को तो डर लगता है, बताओ। पटाखे का मतलब फुलझड़ी भी होता है बच्चे। पटाखे का मतलब फुलझड़ी भी होता है, फुलझड़ी जला सकते हो। और पटाखे चलाने से ज्यादा मजा तो देखने में आता है। बम फोड़ने में ज्यादा मजा आता है। आज बच्चे क्लास में कम आए हुए हैं अभी तक। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे तो पटाखे चलाने गए हुए हैं। टिल्लू सुरसुरी, टिल्लू तुम पटाखे चलाते हो कि नहीं चलाते हो? नहीं टिल्लू पटाखे नहीं चलाते अभी, टिल्लू बड़ा हो गया है, डर लगता है। चलो अच्छी बात है, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पियो, फिर उसके बाद चलाओ। चलो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन जो है उसमें चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, लाइफ स्पैन के बारे में। प्रियंका बोल रही शोर वाले पटाखे अच्छे नहीं, शोर वाले पटाखे मुझे भी अच्छे नहीं लगते। मुझे अच्छा लगता है एक वो रॉकेट जो जो ऊपर जाके फूटता है मतलब शोर कम होता है लेकिन उसमें। टिल्लू कॉम्प्लेन पीता है भाई। गुड। टिल्लू तुम्हारा असली नाम टिल्लू है कि तुमने रखा हुआ है यहाँ पे? तुमने आईडी बनाई है ऐसी कि तुम्हारा असली नाम है टिल्लू? नहीं सर, मतलब असली नाम क्या है? अच्छा टिलेंद्र, ओके ओके, मुझे लग ही रहा था तुमने अपना नाम ऐसा रखा है यहाँ पर कि जो टीचर या जो भी पढ़ा रहे ना वो जरूर से तुम्हें एक बार तुम्हारे नाम को देखे कोट करे। ये साजिश है तुम्हारी कि जितने भी बच्चे उसमें एक नाम जो अलग से दिख जाए, ऐसा नाम रख दो अपना।
अलग से ही। यहाँ तो अब यहाँ फेस तो दिख नहीं रहा, शक्ल तो दिख नहीं रही, तो नाम ही ऐसा रख दो कि बस अलग सा दिख जाए, निकनेम है। गुड, अच्छा नाम है टीलू। सर हाँ बच्चे, क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। जो लिपिड है, डीएनए है, प्रोटीन जो डब्ल्यूबीसी है, शरीर के बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग बोलेंगे, और शरीर के अंदर रहेगा तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, अरे यदि जिंदा है तो लिविंग ही बोलेंगे, चाहे शरीर के अंदर हो चाहे बाहर हो। डब्ल्यूबीसी यदि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहा है तो शरीर के अंदर हो या बाहर हो, उसे हम जिंदा ही बोलेंगे, उसे हम लिविंग बोलेंगे। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, ये बताया था। डब्ल्यूबीसी जो है ना वो लिविंग तो है, क्योंकि एक सेल लिविंग होता है, तो डब्ल्यूबीसी लिविंग तो है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये बताया था, है ना। यदि यदि उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है तो फिर तो वो लिविंग होगा ही ना बच्चे, समझे? समझ गए ना? हाँ सर। चलो आगे बढ़ेंगे फिर। तो अब आज हम जो रिप्रोडक्शन के टाइप हैं उसकी बात करते हैं। रिप्रोडक्शन के दो मेन टाइप कौन कौन से? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दो मेन है, कौन कौन से? सेक्सुअल और एसेक्सुअल। होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब जब हम जनन के बारे में पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, उस टाइम में भी हमने थोड़ी बहुत बातें तो की थी, लेकिन अभी थोड़ा सा सिस्टमेटिक, थोड़ा सा और चीजों को एक्सप्लोर करते हुए इस तरीके से पढ़ेंगे कि यदि क्वेश्चन में सेंटेंस वगैरह ट्विस्ट करके आए तो भी हमारा गलत ना हो, ठीक है। तो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेन डिफरेंस है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं। तो हमारे सामने जो बात सामने आई थी वो क्या आई थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें गैमीट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। Asexual reproduction is a kind of reproduction in which gamete fusion or fertilization is absent, and in sexual reproduction fusion of gamete या fertilization जो है वो होगा, ठीक है ना। मेन डिफरेंस क्या होगा? यही होगा। Asexual reproduction में क्या बोल सकता हूँ कि इसके अंदर fertilization को हिंदी में बोलते हैं निषेचन, ठीक है। fertilization absent। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे? एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन अकर्स। क्या कोई एक्सेप्शन है? क्या कोई भी एक्सेप्शन है इसका? क्या ऐसा बोल दूं इन एवरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट इज एब्सेंट, and in each and every sexual reproduction fertilization occurs। क्या ये सही होगा कि गलत होगा बताओ? बोलो, फिर से बोलिए। बोल रहा हूं कि जितने भी अलैंगिक जनन है उनमें निषेचन अनुपस्थित होता है, जितने भी लैंगिक जनन है उनमें निषेचन उपस्थित होता है। ये बात 100% सही है या इसमें कुछ गलत है, कुछ अपवाद भी है? गलत है सर। सही है कि राइट और रॉन्ग? तुम तो सिर्फ इतना ही आंसर करो, यस और नो। No, sir. नो सर। इसका कोई बात गलत बोल दी मैंने? सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मतलब कुछ पार्थेनोजेनेटिक होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। नहीं होता है। बताओ कोई। तो सेब, बनाना, केला। बनाना, बनाना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? लैंगिक जनन है। जैसे ड्रोन सर। ड्रोन, ड्रोन में फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? नहीं। ड्रोन जो है उसके अंदर ड्रोन का फॉर्मेशन जो होता है बच्चों वो किससे होता है? वो पार्थेनोजेनेसिस से होता है। सर
हर्माफ्रोडाइट एक्सेप्शंस होते हैं। क्या एक्सेप्शन होते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट तो भाई, हर्माफ्रोडाइट में भी तो गैमेट का फ्यूजन तो होगा ही ना। देखो इसीलिए मतलब ये जो टॉपिक है ना वैसे तो बहुत आसान है। कोई बच्चा बोलता है अरे सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये हमको पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, तो हमको पढ़ाएगा क्या, ये तो हमको सब पता है। लेकिन क्वेश्चन जब आता है ना, अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं तो उसमें इन बेसिक कांसेप्ट्स का यूज किया जा सकता है क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए, जहां पर आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो सकते हो, फंस सकते हो। और नीट का मेन यही है। नीट एग्जाम जो है ना उसमें क्वेश्चन बहुत इजी आता है, लेकिन बच्चा गलत करता है किस वजह से कि ये छोटी छोटी बातों को मिस कर गया। तो ये जो दोनों बातें लिखी ना इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये 100% ट्रू है। यदि किसी बच्चे के माइंड में ड्रॉन का एग्जांपल चल रहा है ना, तो ड्रॉन का फॉर्मेशन जो है दैट इज नॉट बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्रॉन का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं होता। ड्रॉन का फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है, पार्थेनोजेनेसिस से हो रहा है। पार्थेनोजेनेसिस क्या तुमने 12th क्लास के अंदर जो सेकंड चैप्टर है उसमें एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ा है क्या? एपोमिक्सिस वहां पर पार्थेनोजेनेसिस भी आता है। तो एपोमिक्सिस के लिए क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस से बोलते हैं कि एपोमिक्सिस इज अ काइंड ऑफ asexual reproduction that mimics sexual reproduction. पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन बोलते हैं या एपोमिक्सिस असंग जनन बोलते हैं। तो जनन अलैंगिक असंग जनन, अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जो लैंगिक जनन की मिमिक्री करती है, लैंगिक जनन के समान। सर हाँ बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। सर एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन की हूँ सर। अभी 12th का आप स्टार्ट कर रहे हैं क्या? नहीं मुझे नहीं पता पड़ा, क्या बोले बच्चे? वापस से बोलो थोड़ा आराम से। सर मैं एक्चुअली अभी ज्वाइन की हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे मेरे मोबाइल पे, तो आप बताइए ना। अभी स्टार्ट किया सर तो 12th का स्टार्ट किए है ना? बस हाँ, पहला ही पॉइंट लिखा है अभी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। और बच्चों को अभी एक पहले ही क्वेश्चन पूछा मैंने कि इसका कोई अपवाद है कि नहीं है। तो ज्यादातर बच्चे बोले कि इसके अंदर अपवाद है और उनके माइंड में पिक्चर आ रही है ड्रॉन की। उनको लग रहा है ड्रॉन जो है वो बिना निषेचन के बन गया, तो निषेचन नहीं हुआ ऐसा। मैं उनको क्या बता रहा था, मैं उनको बता रहा था, ध्यान से सुनना वापस से। मैं उनको बता रहा था कि ड्रॉन जो है ना वो अलैंगिक जनन से बना है, लैंगिक जनन से नहीं बना है। वो पार्थेनोजेनेसिस से बना है, जनन से बना है। और अनिषेक जनन क्या होता है? अनिषेक जनन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जो लैंगिक जनन से समानता रखती है। यानी ये जो बात अभी हमने बोली कि फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज एब्सेंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन हमेशा एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही है। लैंगिक जनन में हमेशा फर्टिलाइजेशन होगा, ये भी बिल्कुल सही है। सही बच्चों को बात क्लियर हो गई क्या? समझ गए हो मेरी बात? ठीक है ना? तो ये और सिंपल सी बात है, यहाँ पे कर देते हैं। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट और इनके अंदर डिफरेंस। अलैंगिक जनन जो है इसके अंदर गैमीट फॉर्मेशन is generally absent। अलैंगिक जनन में गैमीट का फॉर्मेशन, युग्मकों का निर्माण सामान्यतः अनुपस्थित होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट फॉर्मेशन अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता। सही कि गलत? पूछेगा बताओ, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता, सही कि गलत? अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता। गलत होता है। सही है। युग्मक का निर्माण नहीं होता, रजोसूत्र नहीं होता उसमें। सही है सर। सही है सर। सही है सर। रजनी सही कि गलत? गलत है सर। गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यदि कोई बोले अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता,
तो वो स्टेटमेंट सही होगा। नॉर्मली तो नहीं होता, अपवाद है भले ही, एक्सेप्शंस हैं, जनरली बोलना ज्यादा ठीक रहेगा। रजनी जो बोल रही है कि जनरली बोलना ज्यादा ठीक रहेगा, तो मैंने तो वो ही स्टेटमेंट लिखा जो ज्यादा सही है। बट यदि एक नॉर्मल स्टेटमेंट के अंदर आए कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। यदि कोई ऐसा बोले कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी युग्मकों का निर्माण नहीं होता, asexual reproduction में कभी भी युग्मकों का निर्माण नहीं होता, gametes are never formed in asexual reproduction, तब वो स्टेटमेंट क्या होगा, सही कि गलत? गलत 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 हुआ। गलत। तब वो गलत होगा। जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो कि कंफ्यूज हो रहे हो? समझ रहे हैं? सर वन टाइम रिपीट कीजिए ना, कंफ्यूजन हो रहा है। रिपीट करूं? देखो क्या होता है, बोलते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, ये सही बात है। जनरली नहीं होता, ये 100% सही बात है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का निर्माण कभी नहीं होता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? क्या है? अपवाद क्या है इसका? तो अभी हमने बात की पार्थेनोजेनेसिस। अलैंगिक जनन है, लेकिन युग्मकों का निर्माण हो रहा है। युग्मक से ही, यानी एग से ही क्या होता है, बच्चा बन जाता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। समझ गए? लैंगिक जनन जो है उसके अंदर तो हमेशा ही गैमीट बनेंगे। क्या गैमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल। यानी ऐसा बोलो, एक लाइन में भी बोलो, इन दोनों को क्लब करके, इन दोनों को जोड़ करके एक लाइन बोलूं तो बोलूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मकों का निर्माण और फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण और निषेचन नहीं होता है, गैमेट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। बट अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनली पार्थेनोजेनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन तो होता है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता। सर पार्थेनोजेनेसिस मतलब? पार्थेनोजेनेसिस को हिंदी में बोलते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन। अनिषेक जनन का मतलब हुआ बिना निषेचन के युग्मकों का निर्माण। बच्चा बन जाता, बिना निषेचन के एग से बच्चा बन जाता। ठीक है सर हाँ बच्चा। पार्थेनोजेनेसिस जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना, मुझे लगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो। पार्थेनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसीलिए तो बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस या एपोमिक्सिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रक्रिया कैसी हो गई? सेक्सुअल जैसी हो गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए। लेकिन बिना निषेचन के हो रहा है ना, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बोलते हैं। ये जब तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर पढ़ोगे, दूसरा चैप्टर, तो उसमें एपोमिक्सिस वाला टॉपिक आएगा, वहां पर पढ़ना, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें कि एपोमिक्सिस इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े। देखो ब्रेन, दिमाग जब तक नहीं चल रहा होगा ना, तब तक ये सब क्वेश्चन गलत कर सकते हो तुम। दिमाग चलना चाहिए अपना, मैं रटवा नहीं रहा हूं यहाँ पर, मैंने लिख दिया है ताकि तुमको बाद में भी काम आए। लेकिन काम असली में क्या आएगा? असली में काम आएगा तुम्हारे दिमाग में जो बात फिट हो गई। यस, जो दुर्गेश के दिमाग में क्लियर हो गई ना बात, वो इसको एग्जाम में हेल्प करेगी। लिखी हुई लाइनें कुछ काम नहीं आती। एक बात ध्यान रखना, किताब में लिखी हुई लाइनें जो है या कॉपी में लिखी हुई लाइनें, वो एग्जाम में काम नहीं आती। काम आती है जो दिमाग में लिखी हुई है, दिमाग में फिट है। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो दूसरी बात में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल की बाइपेरेंटल, एक पैतृक से होता है कि दो पैतृक से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यूनिपेरेंटल, एक पैतृक से। क्या हमेशा यूनिपेरेंटल होता है क्या? लिख दूं? ऑलवेज यूनिपेरेंटल, हमेशा एक पैतृक से होने वाला। यस कुछ अपवाद भी है? नो सर।
यूनिपेरेंटल, क्या कोई अपवाद भी उनको दिमाग में आ रहा है क्या? नो सर। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अपवाद नहीं है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा यूनिपेरेंटल होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा बाइपेरेंटल। लिखूं क्या कि अपवाद भी होते हैं? सर यूनिपेरेंटल भी होते हैं सर। यूनिपेरेंटल भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं। वेरी गुड बच्चे। तो इसका मतलब क्या लिखूं? ऐसे लिख देता हूं कि यूजुअली बाइपेरेंटल, सामान्यतः द्विपैतृक, सामान्यतः द्विपैतृक, नर और मादा पैटर्न जो होंगे वो मिलकर के क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, है ना? अब कुछ बच्चे इसका एक्सेप्शन बोलना चाहते हैं। क्या है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन क्या है? कौन है यूनिपेरेंटल बताओ, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हो? यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताओ। टैपवर्म। टेपवर्म। अरे वाह, वेरी गुड बच्चे, टेपवर्म, वेरी गुड बच्चे, टेपवर्म। हम क्या देखते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर जो हैं, जैसे टीनिया सोलियम है, तो उसमें क्या देखते हैं? जैसे टीनिया सोलियम के बारे में यदि आपने डिटेल पढ़ा होगा तो उसके अंदर बॉडी में छोटे-छोटे सेगमेंट्स होते हैं और हर एक सेगमेंट के अंदर अपना मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होता है। और अंदर ही अंदर, क्योंकि सिंपल सा कांसेप्ट है बच्चों, क्या टेपवर्म जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है। मान लो पेट के अंदर रह रहा है मेरे, अब मेरे पेट के अंदर रह रहा है, वहां पर उसे लैंगिक जनन करना है, तो लैंगिक जनन में उसे दूसरा इंडिविजुअल तो मिलेगा नहीं, जो भी करना है उसे खुद करना है या तो बाहर निकले। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एक एडेप्टेशन आया, कौन सा? कि यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो उनके अंदर हो जाता है। लीच बच्चे गलत है, लीच रॉन्ग, लीच में यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। लीच में बाइसेक्सुअल है ना सर? हाँ, बाइसेक्सुअल है। अर्थवर्म का एग्जांपल ले लो। अर्थवर्म तो सबने देखा है ना, केचुआ, केचुआ अर्थवर्म देखा है सर। उसके अंदर भी वो भी है तो हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट होने का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कोई नहीं बल्कि ज्यादातर ऐसे ऑर्गेनिज्म है। एक कंसेप्ट समझना, मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस है वेरिएशन लेके आना, है कि नहीं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का मेन पर्पस क्या है? ये दुनिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे बढ़ती रहती, कितना आसान होता है। ये दुनिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आगे बढ़ती रहती, कितना आसान होता है, लेकिन नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के पीछे क्या लॉजिक है? वेरिएशन आता है। नेचर ने सोचा कि यदि न्यू टाइप के ऑर्गेनिज्म बनाने हैं तो कॉम्बिनेशंस होते रहने चाहिए, तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड इवॉल्व हुआ। अब जितने भी दुनिया में हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, इसके अलावा प्लांट के अंदर एग्जांपल, प्लांट्स बाइसेक्सुअल, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जैसे चाइना रोज हो, बहुत सारे गुलाब, बहुत सारे प्लांट है जो बाइसेक्सुअल होते हैं फ्लावर। तो उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर भी एक ही पेरेंट के थ्रू, एक ही पादप पर लैंगिक जनन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यदि कोई पादप है जिसके अंदर एक ही फूल के ऊपर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, यानी कि एंडोस्पर्म और गाइनोस्पर्म के अंदर यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है सर। ये एक्सेप्शन है, इनके अंदर यूनिपेरेंटल होता है, लेकिन नॉर्मली बताइए ना। ये एक फूल है, ये इसका स्टेमन है, ये इसका गाइनोस्पर्म। यहां से यदि पॉलन इसी के ऊपर चला गया तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लेकिन प्रकृति में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं, लेकिन नॉर्मली बाइसेक्सुअल फ्लावर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके अंदर भी मोस्टली कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप हो चुकी है जिससे कि इसका पॉलन इसके स्टिग्मा पर नहीं आएगा। यदि आ गया तो जर्मिनेट नहीं होगा, उसको पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। मोस्टली ऐसे एडेप्टेशंस हैं।
क्यों? क्योंकि एक ही घर में जो दो बच्चे, एक नर और एक मादा, यदि एक ही घर में दो बच्चे नर और मादा यदि एक साथ बड़े हो रहे हैं, ये नर है, ये एंडोशिप नर है, गाइनोशिप मादा है और ये इनका घर है मान लो, तो एक ही घर में जो दो बच्चे एक साथ बड़े हो रहे हैं वो आपस में क्या होते हैं? आपस में क्या? भाई बहन होते हैं। भाई बहन की शादी होती है क्या? नो सर। क्यों नहीं होती? हो जाए, क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती बताओ? वेरिएशन नहीं होता नेचर के खिलाफ है। यस, वेरिएशन नहीं आएगा, नेचर के खिलाफ है। नेचर ने बोला भाई ये कोई मतलब हुआ क्या? हम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब तो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिप्रोडक्शन हाथ काट के बच्चा बना लेते, फिर तो तब इतना सारा करने की क्या जरूरत थी? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टारगेट क्या है? वेरिएशंस आना। वेरिएशन के लिए नॉर्मली क्या है? दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं या कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम एग्जांपल देखने को मिलेगा। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? भले ही हर्माफ्रोडाइट है, एक ही ऑर्गेनिज्म के पास नर और मादा दोनों जन्मांगे, लेकिन एक्चुअल में वो भाई बहन की तरह बिहेव करते हैं। इसका पॉलन किसी दूसरे के पास आएगा, किसी दूसरे का पॉलन इसके पास आएगा। ऐसा होता है मोस्टली। ये कंसेप्ट है कि नेचर जो है उसके अंदर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, लेकिन उनके अंदर मोस्टली क्या होगा? बाइपेरेंटल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यूनिपेरेंटल के एग्जांपल बहुत कम मिलेंगे। यूनिपेरेंटल के एग्जांपल मोस्टली हम देखते हैं वो फ्लावर जो क्लोज रहते हैं, क्लिस्ट्रोगेमस टाइप के फ्लावर वाले जो प्लांट होते हैं, उनके अंदर कंपल्सरीली यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है। समझ गए क्या? बात क्लियर हो गई सबको? सर एक बार और। सर हिंदी में बताइए। तो वापस से बता दो एक बार। बात यह है कि हमने देखा, यहां से स्टार्ट किया हमने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सामान्यतः द्विपैतृकीय होता है। दो पैतृक की नर और मादा की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ अपवाद भी है। क्या है अपवाद? हर्माफ्रोडाइट टाइप के ऑर्गेनिज्म लाइक टेपवर्म या बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट, ये उसके अपवाद है, एक्सेप्शन है। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा था, ऐसा सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होगा कि सारा बाइसेक्सुअल वाला ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, ऐसा सब में नहीं होगा। ऐसे बहुत कम ही एग्जांपल है। क्यों कम एग्जांपल है? क्योंकि बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं? नर युग्मक दूसरे मादा को ढूंढता है और दूसरी मादा युग्मक जो है वो नर युग्मक दूसरे से फ्यूज होता है ताकि वेरिएशंस आ पाए। तो कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शंस में, जैसे टेपवर्म, ये मैं इतनी बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर्माफ्रोडाइट का एग्जांपल अर्थवर्म भी है। बच्चों के माइंड में ऐसा करते हैं कि अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट है, उसके अंदर यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, कि अर्थवर्म जो है, केचुआ जो है, उसके अंदर एक पैतृकीय टाइप का लैंगिक जनन हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बरसात के सीजन में दो केचुए आते हैं एक दूसरे से इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में और आके मिलते हैं। एक का जो स्पर्म होता है वो दूसरे मादा के स्पर्म में, दूसरे मतलब केचुए के स्पर्मेटिका में स्टोर कर देता है, फिर अलग होता है। फिर क्या होता है? फिर जो क्लाइटेरियम वाला पोर्शन जब बाहर आता है तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों? अब वहां पर जो इसका स्पर्म होता है वो जब वो बाहर निकलता होता है क्लाइटेरियम, इस तरह से सिक्रीट हो जाता है ताकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो होता है क्या? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हम पढ़ेंगे जब एनिमल किंगडम, तब ये अर्थवर्म, तब हम इसकी बात डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः द्विपैतृकीय होता है, लेकिन बहुत कुछ पादपों में और जंतुओं में एक पैतृकीय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा क्या होगा? यूनिपेरेंटल होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं क्या? नेक्स्ट पॉइंट देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब बच्चा पैदा हो रहा है, एक ही पैतृक के सारे जीन उसके अंदर जा रहे हैं, तो क्या वो बिल्कुल अपने पेरेंट की कॉपी होगा क्या? यस सर। Yes, sir. क्लोन बोलते यस हैं। सर। यस सर। क्लोरो बोलते हैं। Yes, sir. And we call that clone. बिल्कुल पैतृक के समान संतति बन रही है, सेम एज पेरेंट एंड सिमिलर टू और एंड सेम पेरेंट के जैसे हैं एक तो, और एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर।
अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने पैतृक के समान होती है और आपस में भी बिल्कुल समान होती है, मॉर्फोलॉजिकली कि जेनेटिकली कि दोनों हाँ बच्चे, उसके लिए स्पेशल वर्ड क्लोन है ना? हाँ इसके लिए हम क्लोन वर्ड यूज करेंगे बच्चों, बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। आकारिक रूप से और आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान होंगे और उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं क्लोन। यदि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एक जैसी संतति होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं क्लोन। क्लियर है बात? क्लोन। हाँ क्लोन, यस सर। ठीक है। और सोमा क्लोनल वेरिएशन नाम सुना है? क्या इसका अपवाद भी है क्या? क्या कभी अलैंगिक जनन में भी बच्चा ऐसा पैदा हो सकता है जो अपने पैतृक से अलग हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? यस सर। हो सकता है? यस सर। नो सर। टेम्परेचर हो सकता है या एनवायरनमेंट हो सकता है। फैक्टर्स जो हैं वो इसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं। कभी म्यूटेशन हो सकता है, उसको हम बोल देते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कुछ बच्चे अपने पैतृक से अलग हो जाते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो इसका अपवाद भी नॉर्मली तो सेम होते हैं, बट अपवाद को पूछे कि क्या इसका कोई अपवाद होगा? यस, सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमा क्लोनल विभिन्नता है, इसका अपवाद होगा। यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या होगा, जो संतति है are different from parents। कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं, पैतृक से अलग होते हैं, आपस में भी विभिन्नताएं होती हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मिल गया। क्लियर है बात इतनी? और भी डिफरेंस की बात करते हैं, और भी इन दोनों में क्या अंतर है? अलैंगिक जनन सामान्यतः किन जीवों में देखने को मिलता है? जो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जीव होते हैं, ऐसे जीव जिनकी संरचना काफी सिंपल होती है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर देखते हैं मोस्टली सेलुलर फाउंड इन ऑर्गेनिज्म विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। वो जीव जिनका बहुत ही सरल प्रकार का ऑर्गेनाइजेशनल संगठन है, सरल प्रकार के संगठन वाले जीवों में मोस्टली क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल किसके अंदर होता है? मोस्टली में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनके बहुत सारे अपवाद हैं, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जीव हैं, जैसे हायर प्लांट है उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स जीव है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंपल जीवों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अपवाद है, बट एक पॉइंट तुम ध्यान रख सकते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सरल संगठन वाले जीवों में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में। सर फिर से समझाइए ना। क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जीव हैं उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे सर हिंदी में बताइए। अलैंगिक जनन जो है वो मोस्टली सरल संगठन वाले जो जीव हैं, सरल ऑर्गेनाइजेशन संगठन वाले जो जीव हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया। ये ज्यादातर कौन सा जनन करते हैं, लैंगिक या अलैंगिक? अलैंगिक। अलैंगिक। संगठन वाले जीव ज्यादातर अलैंगिक जनन करते हैं। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले जीव जैसे हम लोग हुए, जैसे नीम का पेड़ हुआ, जैसे बबूल का पेड़ हुआ, तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले जीव होते हैं मोस्टली कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल। है ना, इनमें अपवाद है बहुत सारे, बट एक जनरल स्टेटमेंट की फॉर्म में आप इसे ध्यान रख सकते हैं। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनन का एक बहुत ही क्विक मेथड है, तीव्र विधि है या धीमी विधि है, बताओ तो? अलैंगिक जनन बहुत तेजी से होता है कि धीरे धीरे होता है? तेजी से सर। तेजी से सर। एंड
सिंपल मेथड, सिंपल प्रोसेस। अलैंगिक जनन जो बहुत तेजी से होने वाला और सरल प्रकार का प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिलेटिवली स्लो ये नहीं होता and complicated. यस कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जो लैंगिक जनन है वो धीरे धीरे होता है और किस टाइप का प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स जटिल प्रकार की प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन मोस्टली कब होता है बताओ? अलैंगिक जनन होता है जब कंडीशन फेवरेबल होती है कि अनफेवरेबल होती है? Favorable. Yes. Favorable condition. Mostly occurs in favorable condition। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब हम देखते हैं कि अमीबा बहुत तेजी से, बैक्टीरिया जो बहुत तेजी से अपनी कॉपी बनाते हैं। किस तरीके से? अलैंगिक जनन के थ्रू। या पादपों में भी देख सकते हैं, जैसे आप अपने घर पे आलू मानो सपोज आलू रखा हुआ है घर पे, तो हम क्या देखते हैं, यदि फेवरेबल कंडीशन है मतलब फेवरेबल कंडीशन मतलब यदि मान लो नमी है, बरसात का जो मौसम होता है उस टाइम की बात करें, नमी है, तो उस टाइम पे वो आलू जो है उसकी बड, उसकी कलिकाएं जो होती है वहां से आपको ग्रीन कलर का वो निकलता हुआ दिखता है, छोटा सा पानी जैसा। ऐसे ही आप प्याज रखते हो घर पे यदि, तो यदि मॉइस्चर नमी वगैरह रहती है तो कई बार वो प्याज जो है वो उसमें से ग्रीन कलर का उगने लग जाता है। होता है क्या? होता है क्या? यस सर। Yes, sir. मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अलैंगिक जनन जो है वो मुख्यतः कौन से कंडीशन में होता है? फेवरेबल कंडीशन में होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली किसके लिए एडेप्टेड है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कब होता है? मोस्टली at the onset of unfavorable condition। जैसे हम बात करें कोई एल्गी है, तो एल्गी के अंदर अलैंगिक जनन होगा मुख्यतः तब जब कंडीशन फेवरेबल होगी। लेकिन यदि अनफेवरेबल कंडीशन होने लग जाती है बच्चों, तो फिर हम क्या देखते हैं कि वो एल्गी जो है वो लैंगिक जनन करने लग जाती है। क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में पादप की जिंदगी को बचाने के लिए उत्तरदायी है। कैसे समझा सकते हो? कोई एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास? कोई भी जीव जो है उसकी अनफेवरेबल मतलब विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति, फेवरेबल को अनुकूल बोलेंगे और अनफेवरेबल को प्रतिकूल बोलेंगे। तो लैंगिक जनन जीवों को प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाने के लिए या सर्वाइवल में हेल्प करने वाली विधि है। कोई एग्जांपल से मुझे समझाओ, कोई एग्जांपल दो मुझे, दे सकते हो कोई एग्जांपल? नहीं दे सकते हो? अमीबा में सर जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो मतलब अपने पादप को संकुचित करता है जिससे उसमें सिस्ट बनता है, फिर फेवरेबल कंडीशन में आके नया बन जाता है उसको हटा के। सिस्ट बनना तो लैंगिक जनन नहीं है। अमीबा में लैंगिक जनन होता ही नहीं। अमीबा का एग्जांपल पिक कर ले, गलत एग्जांपल पिक कर लिया। अमीबा में आर्टिफिशियल रूप से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो किसको? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में किसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाना चाह रहे हो? ह्यूमन का? ह्यूमन एग और स्पर्म का? किसका? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब तो होता है बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाना। मतलब आर्टिफिशियल नहीं, समझो एग्जांपल मैं बताता हूँ। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। कौन से पेड़ का एग्जांपल ले लें? आम के पेड़ का एग्जांपल लेते हैं, मैंगो। अब मैंगो या उससे भी अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, धान का या गेहूं का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, वो ठीक रहेगा। गेहूं का एग्जांपल ले लेते हैं। अब गेहूं के प्लांट में या धान का प्लांट किस टाइम पे उगाते हैं? कोई मुझे टाइमिंग बताओ। गेहूं का प्लांट किस टाइम पे बोते हैं? गेहूं का प्लांट किस टाइम पे बोते हैं बताओ मुझे। नवंबर दिसंबर। ठीक है, नवंबर दिसंबर में हमने गेहूं के प्लांट को बोया। अब क्या धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जनवरी फरवरी मार्च बड़ा होने लगा, बड़ा होते गया। फिर मार्च के आसपास मौसम बहुत अच्छा था, फरवरी मार्च में, तो उस टाइम पे क्या हुआ, फूल खिल गए, फ्लावरिंग हो गई। ठीक है, और फूल खिलने के बाद में क्या हुआ बच्चों,
फूल खिलने के बाद में सीड बन गए, बीज बन गए, इनिशिएशन हो गया, बीज बन गए। मौसम जो है वो धीरे धीरे क्या होने लग गया है, गर्म होने लग गया, गर्मी पड़ने लग गई। अब क्या होगा, यदि हम बात करें मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो क्या होगा, गर्मी बहुत भयानक हो जाएगी। कंडीशन कैसे हो जाएगी, फेवरेबल क्या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। वो गेहूं का प्लांट जो है वो तो बेचारा मरने लग जाएगा, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, मरने लग जाएगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, मरने लग गया। तो उस कंडीशन में यदि उसने लैंगिक जनन कर लिया था, तो लैंगिक जनन के द्वारा उसने क्या बनाया, बीज, सीड का फॉर्मेशन किया। उस सीड के अंदर क्या है, उस गेहूं का बच्चा है। सीड के अंदर क्या है, गेहूं का बच्चा, यानी लैंगिक जनन से उसने एक ऐसी संरचना बना ली जो संरचना अब उस गर्मी को भी सहन कर सकती है, आने वाले बरसात को भी सहन कर सकती है, और फिर अनुकूल परिस्थिति मिलने पे वो करके वापस से नया पादप बना सकती है। इसीलिए तो लोग स्टोर कर लेते हैं सीड को, पादप अगले साल उगाने के लिए कुछ बीज जो है वो बचा के रख लिए, बाकी सब खा गए। तो वो जो बीज बचा के रखे वो किस कंसेप्ट पे काम कर रहा है, वो इसी कंसेप्ट पे काम कर रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मोस्टली जो संरचना बनेगी वो क्या होगी, वो उसे अनफेवरेबल कंडीशन में बचाएगी, फिर दोबारा जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो उस टाइम पे हम उसे नया पादप बनाने में उपयोग कर सकते हैं। आया कंसेप्ट समझ में? यस ऐसे ही यदि हम फंजाई की बात करें तो फंगस वगैरह जो है या एल्गी वगैरह जो है वो क्या होता है, जब तक फेवरेबल कंडीशन रहता है, अनुकूल परिस्थिति रहती है, तब तक क्या करता है, तब तक बहुत क्विकली मल्टीप्लाई करता है। हो सकता है फ्रेगमेंटेशन करे, हो सकता है वो फिजन करे या स्पोर्स वगैरह ऐसे सब बनाए। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन के कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने पे क्या करता है, वो लैंगिक जनन के द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार के स्पोर्स बना लेता है जो कि उस प्रतिकूल परिस्थिति को सहन कर पाए। नाम सुना होगा एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, oospore, zygospore, सुना है? यस सर। लैंगिक जनन में बनता है। और ये स्पोर के ऊपर जो मोटी भित्ति होती है, थिक कवरिंग होती है, वो क्या करता है, उसे अनफेवरेबल कंडीशन में बचाने का काम करता है। इसलिए ध्यान रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होती होगी, उसी टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, ये है एक एग्जांपल। कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ऐसे हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं, जिनमें सिस्ट वगैरह बनना बिल्कुल सही एग्जांपल था। कुछ अलैंगिक स्पोर भी होते हैं जो मोटी भित्ति वाले होते हैं, हम बाद में बात करेंगे। तो क्या ये डिफरेंसेस क्लियर है? लिख लिए सब बच्चों ने ये डिफरेंस? यस सर। ठीक है, तो ये बातें बहुत सिंपल थी, बट इन सिंपल बातों के पीछे सेंटेंस को ट्विस्ट करके या कांसेप्ट को चेक करके कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स जो है उसे हम देखेंगे। कर दो रेस? अच्छा देखो मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी मेथड्स होते हैं क्या? अच्छा, एक सेंटेंस बोलता हूं, बताना सही कि गलत है। सभी जीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया लगभग समान होती है। All the organisms have similar process of sexual reproduction. Similar process of sexual reproduction. सही कि गलत? गलत सर। गलत है। Of sexual reproduction. गलत है। सही है सर। गलत है। देखो मैं वो दोनों ही आंसर मिलते हैं। फील करे। All the organisms have similar process of sexual reproduction. सही कि गलत? गलत है। रॉन्ग। प्रोसेस सिमिलर नहीं होती है, लेकिन उसमें जो आउटकम आता है वो सिमिलर हो सकता है। ओके, प्रांजल ये क्या आज? यस सर। तू बताओ। रॉन्ग स्टेटमेंट मैं बोल सर, रहा हूँ। क्योंकि हाँ जो
यस सर, क्योंकि गैमेट्स की हायर ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट वो उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, बट उसमें स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में देखिए तो वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू ऐसे गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं, तो मतलब प्रोसेस डिफरेंट होती है। देखो बच्चे, प्रोसेस जो है ना, ग्रॉस प्रोसेस, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन। ये चैप्टर में आगे पढ़ोगे, गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का ट्रांसफर, गैमेट का फ्यूजन, जाइगोट का बनना और जाइगोट का आगे डेवलपमेंट। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये प्रोसेस सेम है, भले ही क्या हो जाए, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगी, किसी में गैमेट एक तरीके से ट्रांसफर होता है, किसी में दूसरे तरीके से, बट स्टेप तो वही रहेगा, स्टेप या प्रोसेस तो वही रहेगी। प्रोसेस रहेगी गैमेट फॉर्मेशन, हर एक लैंगिक जनन में गैमेट बनेगा, गैमेट ट्रांसफर होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा और उससे फिर बच्चा बनेगा, सब में होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बोलना कि इन ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सेम और सिमिलर, तो ये बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन यदि मैं ऐसे बोलूं कि इन ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिमिलर और सेम, तो गलत होगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप से होता है, किसी में बाइनरी फिजन, किसी में कोलिनिया, किसी में जूस्पोर, किसी में एप्लेनोस्पोर, किसी में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड तो फिक्स है। ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे अभी आगे तो उसमें पढ़ते नहीं हो स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है कि नहीं? और ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं बच्चों, ये एनसीईआरटी की लाइंस में आपको मिलेगा, पढ़ोगे ये चीज, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सबका लगभग समान होता है, एक जैसा होता है। उसकी चर्चा भी करेंगे, हम स्टेप्स को डिटेल में भी देखेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं हम क्या स्टेप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या सॉरी स्टेप्स नहीं, मेथड्स ऑफ asexual reproduction, और types of asexual reproduction भी बोल सकते हैं। types of asexual reproduction कौन कौन से पहले पर नाम बताओ जल्दी से, जो है एक पढ़ते हो तुम, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, एक पढ़ते हो बाय बडिंग, प्लाज्मोटोमी, फ्रेगमेंटेशन, प्लाज्मोटोमी भी एक बच्चा बोल रहा है, प्लाज्मोटोमी भी ले लूंगा डिटेल फ्रेगमेंटेशन। देन इसके बाद में एक पढ़ते हो रीजनरेशन। ये जो मेथड्स के नाम मैंने लिखे, इन मेथड्स को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बोल ही रहे हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी स्पेशली इन्हें बोलते हैं हम क्या, इन्हें बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? रीजनरेशन के बाद में नेक्स्ट मेथड जो है वो लिखा हमने स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है? स्पोरुलेशन का मतलब नहीं पता है क्या? बीजाणु जनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बच्चों से हम ग्रॉसली दो टाइप में डिवाइड कर लेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ग्रॉसली दो टाइप में डिवाइड कर लेंगे, एक तो रिप्रोडक्शन और एक स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, लाइक ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर को हम एक और भी नाम देते हैं क्या, प्लानोस्पोर। ज़ूस्पोर या प्लानोस्पोर। दूसरा होता है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर जो है उसे हम एगैमोस्पोर बोलते हैं, एगैमोस्पोर। उसके अलावा कोनिडिया, और भी कुछ स्पोर्स होते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, जब हम इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ रहे होंगे तभी उनके नाम हम लेंगे यहाँ पर। तो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली दो टाइप का, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक स्पोरुलेशन। दोनों में क्या, कोई तुम्हें पूछेगा कि बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं और वो बाकी रिप्रोडक्शन से कैसे डिफरेंट है बोलोगे? सर हिंदी में बताइए। जो ये आपको हिंदी में पता है, तुमको नहीं पता है? बाइनरी फ्यूजन को बोलते हैं द्विविखंडन। बाइनरी फ्यूजन इज द्विविखंडन और मल्टीपल फ्यूजन इज बहुविखंडन, बडिंग मुकुलन। मुकुलन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन को बोलेंगे खंडन, फ्रेगमेंटेशन इज खंडन, और रीजनरेशन को बोलते हैं पुनरुद्भव। स्पोरुलेशन को बोलेंगे बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, और उसके अंदर ज़ूस्पोर को बोलते हैं चल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर को बोलते हैं अचल बीजाणु, और कोनिडिया को तो कोनिडिया ही बोलते हैं। ठीक है सर, वेजिटेटिव को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव को बोलते हैं कायिक सर, जनन। हाँ बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन। अब कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें कोई विशिष्ट संरचना का निर्माण नहीं होता है, जीव का कुछ भाग उससे टूट करके नए पादप का निर्माण कर देता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर क्या होगा? इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नो स्पेशल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज फाउंड, just a part of organism or some cell of organism detached from base and give rise to new organism, उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। While in sporulation specialized asexual structure is formed, कुछ स्पेशलाइज्ड अलैंगिक संरचना जो है उसका निर्माण होता है, and those structure forms different type of spores, maybe zoospore, एप्लेनोस्पोर और कोनिडिया, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स, अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करता है और उससे नए जीव का निर्माण होता है। किसके अंदर? बीजाणु जनन के अंदर। अंतर पता पड़ा क्या? यस सर। पता पड़ गया? ठीक है। और इनके अलावा हायर प्लांट के अंदर जो जनन का मेथड होता है अलग, अलैंगिक जनन का, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं वेजिटेटिव। सर ऊपर एक बार और बताइए ना। ऑपरेशन को बोलेंगे कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन। तो इतनी चीजें जो है वो हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। क्या क्या? बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। इवन 7 वाला जो है वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसमें भी कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बन रही है। पादप का जड़ है, तना है या पत्ती है, उसका कोई भाग है, उससे नए पादप का निर्माण सीधे उससे डिटैच होकर के हो जाएगा। और स्पोरुलेशन के अंदर क्या होता है? यहाँ पर एक विशिष्ट अलैंगिक संरचना का निर्माण, बीजाणु धानी वगैरह का निर्माण होगा, जिसके अंदर क्या बनेंगे? बीजाणु बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो फिर एक एक करके डिटेल में इनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज अपना लेक्चर जो है वो 1 आवर का ही था बच्चों, तो बाइनरी फ्यूजन जो है वहां से डिटेल में हम देखना स्टार्ट करेंगे कल। इतना सब बच्चे जो है वो एनसीईआरटी की बुक पढ़ते रहो, आगे आगे से पढ़ते रहो, ठीक है? ऐसा नहीं कि मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। यदि तुम आज से सपोज रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म पढ़ने के लिए बैठे, तुमने देखा लाइफ स्पैन वाली सब पार्ट पढ़ लिया, आगे भी पढ़ना है, पढ़ लो, क्या दिक्कत है ना? तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वो पढ़ते जाओ, ठीक है? तो फिर सब बच्चे जो है वो अच्छे से दिवाली जो है वो सेलिब्रेट करो। हैप्पी दिवाली टू ऑल, और हैप्पी भाई दूज भी। और जरूर से जो भी बच्चे पटाखे चलाने में, नहीं चलाने में जो भी इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन अच्छे से एंजॉय करो। पटाखे चलाने नहीं चलाने ठीक है, लेकिन एंजॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है? एनर्जी के साथ में ट्यूसडे को हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों? थैंक यू सर इन एडवांस। थैंक यू। ओके सर, बाबा सर, थैंक यू सर।